स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी मुख्य समस्याएं हैं। बिहार में एनडीए की सरकार कमरतोड़ महंगाई लाई है। अगर हमारी सरकार आएगी तो फिर हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे और हर महीने सीधे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेज देंगे। 200 यूनिट बिजली भी फ्री में देंगे। वृद्धा व्यवस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 की जगह 1500 रुपए कर देंगे। ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 में हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो फिर 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। छोटे मोटे अंतर से हम लोगों की हार हुई, लेकिन जब हम उप मुख्यमंत्री बने तो फिर 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जब सरकार थी तो फिर हम लोगों का प्रण था कि जाति आधारित जनगणना कराएंगे और करा भी दिए हैं। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। आपको बता दूं कि कहानी में प्रेमिका ही एक कदम आगे निकल गई और अपने प्रेमी को साथ लेकर के फरार हो गई। जी हाँ, आपने आज तक सुना होगा कि प्रेमी प्रेमिका को लेकर के फरार हुई है, लेकिन यहाँ पर प्रेमिका ही प्रेमी को लेकर के फरार हो गई है। यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के फरार हो गई। इसके बाद गर्लफ्रेंड ने यानी कि प्रेमिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा है कि मैंने शादी कर ली है। अब पूरा मामला के बारे में अगर बात किया जाए तो मामला मुजफ्फरपुर सामने आया है, जहां पर अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। जहां आपको बता दूं कि इस प्रेम कहानी में प्रेमिका एक कदम आगे बढ़ करके एक ऐसा फैसला लिया जिसको लेकर के पूरे जिले में चर्चा हो रही है। एक प्रेमिका ने प्रेमिक संग फरार होकर के शादी रचा ली है। उसके बाद वीडियो जारी करके उसने अपने ही परिवार वालों को असली विलेन बना दिया। दरअसल मामला औराई थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। एक ही गाँव के रहने वाले नंदनी और रोशन के बीच पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जहाँ नंदनी इंटर की छात्रा है। इस बीच 10 दिसंबर को कॉलेज के बहाने नंदनी घर से निकल गई और फिर अपने प्रेमी को लेकर के फरार हो गई। दोस्तों माई बहन मान योजना की घोषणा के बाद आरजेडी और कांग्रेस में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एक न्यूज चैनल से कहा कि कोई भी बड़ी घोषणा करने से पहले सहयोगी दलों से चर्चा कर लेनी चाहिए, सहमति लेना चाहिए, क्योंकि सबको चुनाव साथ लड़ना है। जब पहले चुनाव लड़ने पर फोकस करना चाहिए। महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव कैसे लड़े और जीते, अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुकाबला एनडीए से है, जिनकी केंद्र और फिर बिहार दोनों जगह सरकार है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तब सहयोगी दल मिल करके तय करेंगे कि किस योजना में कितना पैसा देना है। माई बहन जैसी योजना कांग्रेस शासित राज्य में चल रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वादा भी किया था कि अगर सरकार बनेगी तो फिर 7,500 रुपया सालाना महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बनती है तो फिर 2 डिप्टी सीएम यानी कि 2 चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, एक मुसलमान वर्ग से और एक सामान्य वर्ग से। इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे से स्ट्राइक रेट के आधार पर महागठबंधन में विधानसभा चुनाव को लेकर के सीटों का बंटवारा होना चाहिए। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसे बम फोड़ दिया है जिसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई देने लगी है। यह नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी के उस बम को फूटने से पहले ही विपक्ष डिफ्यूज करने में लग गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो फिर बिहार में माई बहन योजना लागू करेंगे। इसके तहत राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर करोड़ों माताओं और फिर बहनों को हर महीने 25 रुपए देंगे। तेजस्वी यादव के माई बहन मान स्कीम पर अब महिला विधायकों ने ही चुटकी लेना शुरू कर दिया है। जब चुटकी कोई और नहीं बल्कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर जीतने वाली संगीता कुमारी ने लिया है। संगीता ने तेजस्वी यादव से कहा कि घर में ही पहले माई बहन मान की शुरुआत करेंगी और अपनी भाभी को सम्मान देकर के उनकी शुरुआत कर देंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 1 महीने में बिहार में माई बहन योजना की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं हर माता बहन से कहेंगे कि अपना आशीर्वाद हमें दें। अब आपकी सारी परेशानी तेजस्वी की परेशानी होगी। दोस्तों किसानों को आलान पर सब्जियां उगाने के लिए उद्यान विभाग ने नई योजना की शुरुआत कर दी है। इसके लिए विभाग किसानों की मदद भी करने जा रही है। जहां आलान पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ वैसे किसानों को मिलेगा जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत है यानी कि रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को पहले पाव के
तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। यह योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जियों के लिए आलान प्रबंध करके सब्जियों की गुणवत्ता युक्त उत्पादन और फिर उत्पादकता को बढ़ा करके कृषकों की आय में वृद्धि करना है। समस्तीपुर जिला को 600 इकाई का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि राज्य में कुल 12,500 इकाई निर्धारित है। राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 में सब्जियों के लिए आलान प्रबंधन योजना के लिए राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है। दोस्तों, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। आपको बता दूं कि बिहार में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच सभी की निगाह एनडीए पर टिकी हुई है। आपको बता दूं कि बिहार में इस समय एनडीए की सरकार बीजेपी के समर्थन से जेडीयू के नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल का जवाब खुद अब गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया है। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कई मुद्दों पर खुल करके अपनी बात रखी। उनसे जब पूछा गया है कि क्या बिहार में आप नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि ये पार्टी की पॉलिसी का निर्णय होगा। मैं बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। ये तय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। ये नीतीश कुमार जी के पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठ करके तय करेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव आने वाले समय में कौन सा राजनीतिक दांव चलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक परिदृश्य उभर रहे हैं उससे लगता है कि अब तक कांग्रेस के साथ दांत काटी रोटी वाली दोस्ती को छोड़ने के लिए वे तैयार हैं। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को मिले तो आरजेडी उनका समर्थन करेगी। साफ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव को अब भरोसा नहीं रहा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा ही है? तो दरअसल इस राजनीति के अंदर खाने लालू प्रसाद यादव का वो डर है जो उन्हें कांग्रेस से किनारे करने को मजबूर कर रहा है। या कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव तवज्जो नहीं दे रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी अकेले आगे बढ़ने को तैयार है। मगर क्यों, ये सवाल है। तो राजनीति के जानकार बताते हैं कि हाल के दिनों में राहुल गांधी के संविधान की पुस्तक हाथों में लहराना और देश की सियासत का नैरेटिव सेट करना इंडिया अलायंस के अन्य सहयोगी दलों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। दोस्तों, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में हरित क्षेत्र काफी कम हो गया था। जब बिहार सरकार लगातार बिहार में हरियाली बढ़ाने को लेकर के काम करती आ रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार में 2028 तक करीब 20 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर के वन विभाग बिहार में 246 पौधशाला भी स्थापित करेंगी, जिसमें करीब 8 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार में हरित आवरण करीब 15% है, जिसे चौथे कृषि रोड मैप में बढ़ा करके 17% करने का लक्ष्य है। जब सरकार इसके लिए पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने जा रही है। जब पौधों की उपलब्धता के संबंध में उन्होंने कहा कि बिहार में अभी 193 किसान और 300 जीविका दीदी का भी पौधाशाला है, जहां से 1 करोड़ पौधे प्रति वर्ष उत्पादित होते हैं। इस पौधे को किसान और फिर आम जनता के बीच में बांट दिया जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इसको लेकर के एक प्रस्ताव सरकार ने तैयार कर लिया है। अगले महीने से इस लक्ष्य पर काम होना सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य के ऐसे क्षेत्र में जहां पर लगातार वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ रहा है, राज्य सरकार ऐसे जिलों को चिन्हित करके वहां ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का काम करेगी। दोस्तों, बिहार में ठंड से जनजीवन प्रभावित है। आपको बता दें कि बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वैसे मौसम विभाग ने तो राहत वाली खबर दी है। आपको बता दूं कि आज यानी कि आज मंगलवार को हल्का कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। हवाओं का रुख बदलने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पटना समेत कुछ जिलों में तापमान में मामूली गिरावट की भी संभावना है। जब मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मंगलवार को यानी कि आज पूरे बिहार में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में ठंड का प्रकोप जारी रहा, जब लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा, जब मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्का कोहरा भी रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाओं की जगह पूर्व हवा चलने की संभावना है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बदलाव से उत्तर और फिर पूर्व बिहार के लोगों को ठंड से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। जब बिहार की सत्ताधारी जेडीयू जिला स्तरीय सम्मेलन करके अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया है। 15 अगस्त को जेडीयू का जिला स्तरीय सम्मेलन का समापन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए जेडीयू का ये कार्यकर्ता सम्मेलन कई मामलों में यादगार रही है। 1-2 वाक्य से पार्टी की भद भी पीटी। अब पार्टी नेतृत्व जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की समीक्षा करेगी।
दोस्तों बिहार के सभी जिलों में एक अस्पताल को आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने को लेकर के एक अस्पताल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की तैयारियां शुरू की जा रही है। इसके लिए स्टेट हेल्थ कमेटी के जरिए कार्य योजना तैयार करने का फैसला किया गया है। इस कार्य योजना के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तर्ज पर काम करेगा। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों से अब बिहार नहीं चलेगा, जब बिहार को अब नई दृष्टि की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई रोड मैप और ब्लूप्रिंट है। उनके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं है। ये नक्सली लोग हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे लिखा कि नीतीश कुमार हमारी हर योजना, घोषणा एवं विजन की कॉपी कर लेते हैं। पहले नीतीश कुमार हमारी घोषणाओं का मजाक उड़ाते हैं और हमारी आलोचना करते हैं, उन्हें असंभव बताते हैं और आखिर में बेशर्मी से हमारी ही योजनाओं की नकल करते हैं। हम विपक्ष में रह करके इनको इतना सिखा पा रहे हैं। अभी तो हम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और फिर युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता पर भी अध्ययन कर रहे हैं। जब बिहार को अब नई दृष्टि की जरूरत है, रिटायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों को नए बिहार का निर्माण नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के नव निर्माण की नींव महिलाओं की समृद्धि के बिना अधूरी है। हमारी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत माता बहनों को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। दोस्तों बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में सभी सियासी दलें जुट चुकी है। महागठबंधन की दलें भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जहां पर एक और स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में भी पिछली बार की तरह 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी, तो वहीं पर दूसरी ओर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आगामी चुनाव में कांग्रेस की भूमिका को लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को एकमात्र उम्मीद बताते हुए मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बयान दिए हैं। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस बीच उन्होंने आगामी बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी। पप्पू यादव ने कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण बताते हुए क्षेत्रीय दलों को जिद लगाने की बात कही है। इशारों ही इशारों में पप्पू यादव राजद को निशाने पर लेते दिखे। उनके बयान में सीट बंटवारे और फिर गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका को लेकर के संदेश दिख रहा था। पप्पू यादव ने कहा कि हमें हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से सीख लेनी चाहिए। जब पप्पू यादव ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टी की जिद से ये हालात हुई है। एनडीए की जीत की वजह उन्होंने क्षेत्रीय दलों की जिद ही बताया है। पप्पू यादव ने कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और फिर अन्य के कारण ये हालात हुई। महाराष्ट्र में भी क्षेत्रीय पार्टियों की जिद की चर्चा उन्होंने की है। पप्पू यादव ने कहा है कि अब बिहार चुनाव प्राथमिकता है। उन्होंने महागठबंधन की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, उसका फैसला दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व को करना है। लेकिन अगर चुनाव में हर जाति, धर्म और फिर युवाओं का वोट लेना चाहते हैं तो उन्होंने राहुल गांधी की अहमियत बताई है। दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है, यानी कि बीपीएससी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने बीपीएससी की बापू सभागार में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। जी हाँ, परीक्षा रद्द हो गई है। आपको बता दूं कि छात्रों ने परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया था और जोरदार हंगामा किया था। आपको बता दूं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबर से पूरे बिहार में खलबली मच गई थी। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शुक्रवार को जमकर के हंगामा हुआ था। पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक का आरोप लगा करके प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स में से एक को पटना डीएम चंद्रशेखर ने थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल बीपीएससी पीटी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की कथित खबरों के बाद पटना के बापू सभागार में छात्रों ने हंगामा शुरू किया था। बीपीएससी की परीक्षा इस बार शुरू से ही विवादों में रही है। जब परीक्षा शुरू होने से पहले ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बाद में जब परीक्षा हुई तो फिर पेपर लीक होने का आरोप लगा और फिर बापू सभागार में परीक्षा दे रहे छात्रों ने इसे लेकर के हंगामा कर दिया। हालांकि दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन बापू सभागार के परीक्षा केंद्र पर जम करके हंगामा हुआ। छात्रों का कहना था कि उन्हें पेपर देर से दिया गया और समय पर ले लिया गया। इसके अलावा उनका यह भी आरोप था कि प्रश्न पत्र की सील टूटी हुई थी। हालांकि आयोग ने बार बार साफ किया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है और पेपर लीक होने की बात महज अफवाह है।
दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ तो फिर के पाठक से भी आगे निकल गए हैं। जी हाँ, नियम का पालन करवाने में तो ये सिद्धार्थ के पाठक से भी सख्त हैं। ये हम नहीं बल्कि स्कूल के वो शिक्षक कह रहे हैं जो इन दिनों अपर मुख्य सचिव की सक्रियता से डरे हुए हैं। कभी किसकी शामत आ जाए कोई शिक्षक नहीं जानता। दरअसल वीडियो कॉल के जरिए इन दिनों सरकारी स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है, जिसे लेकर के स्कूलों में हरकत मचा हुआ है। यह बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ रोजाना किसी न किसी स्कूल में अचानक से वीडियो कॉल कर लेते हैं। यह सिलसिला 4 दिनों से चल रहा है। जहां अब तक 40 स्कूलों का निरीक्षण वह कर चुके हैं, जहां की स्थिति से वे बहुत नाराज दिखे। हर स्कूल में कोई ना कोई शिक्षक लापरवाही करते पकड़ा गया। कई विद्यालय में कमियां पाई गई, कुछ शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, कोई स्कूल छोड़कर के सब्जी लाने गया तो फिर कोई फोन पर बात करने में व्यस्त मिला। 4 दिनों के निरीक्षण के बाद 2 अधिकारियों और फिर एक हेड मास्टर पर कार्रवाई भी हुई है। इसी प्रकार 16 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मधेपुरा के UMS घोरदौल कुमारखंड विद्यालय में वीडियो कॉल किया, जहां पर क्लास में मौजूद शिक्षिका कुमारी जूही भारती ने बताया है कि वे साइंस पढ़ाती है, लेकिन स्कूल में बच्चे बहुत कम आते हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने पूछा है कि क्यों बच्चे कम आते हैं, तो आप लोग बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित कीजिए। इस पर उन्होंने कहा, जी सर, हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। इस सिद्धार्थ ने HM यानी कि हेड मास्टर MD गयासुद्दीन के भी स्कूल का हालचाल जाना, स्कूल से भी है उससे भी हालचाल जाना। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया के तहत आवेदन की समय सीमा 15 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें कुल 1,90,332 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दिया है। इनमें से 1,62,167 शिक्षकों ने दूरी के आधार पर ट्रांसफर मांगा है, जबकि 16,356 आवेदन पति पत्नी के आधार पर है। इसका मतलब यह है कि 16,000 से ज्यादा शिक्षकों ने अपने पति या फिर पत्नी के पास ट्रांसफर की मांग की है। इसके अलावा 5,575 शिक्षकों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ट्रांसफर की अपील की है। वहीं पर 2,589 आवेदन गंभीर बीमारियों के आधार पर आए हैं। 1,338 आवेदन विधवा और तलाकशुदा शिक्षिकाओं ने किया है, जबकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 760 शिक्षकों ने भी ट्रांसफर की मांग की है। अब शिक्षा विभाग इन आवेदनों की जांच प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जो आज से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक स्कूलों के आवंटन का काम पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या पिछले साल की तुलना में काफी कमी है। जब साल 2022-23 की तुलना में 2023-24 में बच्चों के नामांकन की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जब पहली से 5वीं कक्षा तक के एक साल में 6 लाख बच्चे घट गए हैं। यह खुलासा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री पोषण योजना के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की लेटेस्ट रिपोर्ट में किया गया है। जब साल 2022-23 में पहली से 5वीं तक की कक्षा में 1,24,45,251 नामांकन हुआ था। वहीं पर साल 2023-24 में यही संख्या घट करके 1,18,17,896 रह गई। आंकड़ों के अनुसार एक साल में 6,27,355 नामांकन की संख्याओं में कमी आई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य में के शिक्षा विभाग से नामांकन कम होने को लेकर की रिपोर्ट भी मांगी गई है। माना जा रहा है कि विभाग की तरफ से पहले नामांकन कम होने की समीक्षा की जाएगी, फिर उसके बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का बिहार में राजनीति में कोई भविष्य नहीं है और उनके बयानों का अब कोई भी महत्व नहीं है, कोई मोल है ही नहीं। जैसे शाहनवाज हुसैन ने अपने बयान में कहा है कि बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा होगी और उनकी ही सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव का राजनीति में कोई भी स्थान नहीं है। उनका नाम बिहार की जनता के बीच पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को सभी सीटों पर जीत हासिल होगी और फिर यह सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि बिहार की जनता में उनके प्रति विश्वास को और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके वादों का कोई भी असर नहीं है, क्योंकि जनता अब उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करती। दोस्तों, बीपीएससी में पेपर लीक की खबरों के बीच आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पटना के बापू परीक्षा के सेंटर पर परीक्षा के दिन हंगामा हुआ था। इसको लेकर के ईओयू की ओर से कहा गया है कि उसमें 3 कोचिंग संस्थान संलिप्त है।
ये तीनों संस्थान ईओयू के रडार पर है। तीनों कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आपको बता दो कि बिहार पुलिस मुख्यालय में हुई इस पीसी में ये भी कहा गया है कि नीट पेपर लीक कांड मामले में आरोपी संजीव मुखिया की संपत्ति जब्त होगी। आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया के सभी रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच करेगी। अगर रिश्तेदारों की संपत्ति में वृद्धि और फिर संपत्ति अर्जित करने में संजीव मुखिया की संलिप्तता पाई गई तो फिर उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि नीट पेपर लीक कांड के सभी व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी ईडी को भी दे दी गई है। साथ ही साथ संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर के हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखने की चिंता है। जब वे अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं पर बिहार में उद्योग धंधों के विकास या फिर अन्य विकास कार्यों के लिए बात नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए बीजेपी मजबूर है। नीतीश कुमार खुद इसे कुर्सी से हटने को तैयार नहीं है और बीजेपी इस काम में पूरी तरीके से असमर्थ है। पटना में एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का फोकस केंद्र सरकार है, इसलिए नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना भाजपा की मजबूरी है। अगर भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बचाना चाहती तो फिर वैसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा और जब तक नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे तब तक बीजेपी के हाथ से बिहार छूट जाना है। जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता उनके कामकाज से नाखुश है और फिर इनका परिणाम अगले चुनाव में साफ दिखाई देगा। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार केवल राजनीतिक समीकरण बिठाने में लगे हैं जबकि बिहार में विकास के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं। बिना हम लोग के ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती, लेकिन नीतीश कुमार ये बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे या ना लगे, पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज, किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार में फैक्ट्री लगे, यहाँ पर लगना चाहिए। नीतीश कुमार सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सा मंत्रालय मिलेगा। आपने अपनी किसी अखबार में ये खबर देखी है कि नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में फैक्ट्री लगाने की मांग कर रहे हैं? तब समर्थन कर देंगे जहां उनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही है, लेकिन आज तक नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए फैक्ट्री लगाने की बात कभी भी नहीं की है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने गृह विभाग आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक के 305 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की है। बीपीएससी ने 16 दिसंबर 2024 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की। वहीं पर आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगी और इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पास छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी की अधिसूचना में आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जल्द आवेदन करें। जब पद के नाम के बारे में अगर बात किया जाए तो आशु सहायक अवर निरीक्षक पद है। कुल पदों की संख्या 305 है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। वहीं पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव द्वारा 2025 में सत्ता में आने पर महिलाओं को 25,000 रुपए देने की योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं और इसलिए वे रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि अब उन्हें बिहार की माताओं और फिर बहनों की याद आ रही है जो पहले कभी नहीं आई। मंगल पांडे ने यह भी याद दिलाया है कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की महिलाओं के लिए कुछ कहा था, लेकिन ये सब एक रणनीति थी ताकि वे महिलाओं को प्रलोभन देकर के उनका वोट ले सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि बिहार की महिलाएं उनके परिवार और फिर उनकी पार्टी के बारे में सब कुछ जानती है और उन्हें अब ये किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता। मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और अभी बेल पर हैं, जबकि उनके पिता भी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार की जनता इन सब बातों को भूली नहीं है और इसलिए तेजस्वी यादव को कोई फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने जो शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में इन बदलावों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अब हर हफ्ते स्कूलों में कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासेज आयोजित की जाएगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी। इसके अलावा कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और फिर उन्हें आगे की सीटों पर बैठाया जाएगा। जो शिक्षकों को होमवर्क देने के बाद उसे चेक करने की भी सलाह दी गई है।
वहीं पर स्पेशल बच्चों के लिए अलग कक्षाएं और फिर विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे ताकि उन्हें भी बेहतर शिक्षा मिल सके। साथ ही शनिवार को स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और फिर संगीत जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बच्चों से कहा कि वे कोचिंग पर कम और फिर स्कूल की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। दरअसल कुछ बच्चों ने शिक्षक द्वारा मोबाइल छुपाने और फिर CBSE से बिहार बोर्ड में दाखिले में आ रही समस्याओं के बारे में शिकायत की, जिस पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने जांच का आश्वासन दिया। उनका कहना था कि बच्चे की शिक्षा में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आने दी जाएगी और फिर सरकार बेहतर शिक्षा देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनडीए सरकार में स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका राज्यपाल आज 13 दिसंबर को विमोचन करने वाले हैं। किताब का शीर्षक है आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल रखा गया। यह बिहार की एनडीए सरकार के शासनकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंगल काल रहा, जिसे पुस्तक के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने जनता के बीच लाने का प्रयास किया है। मंगल पांडे ने कहा है कि पुस्तक विमोचन विधानसभा विस्तारित भवन सभागार पटना में किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा अध्यक्ष बिहार विधानसभा, नंद किशोर यादव सभापति बिहार विधान परिषद, अवधेश नारायण सिंह मंत्री बिहार सरकार, विजय चौधरी मंत्री बिहार सरकार एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा दिलीप जायसवाल, सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार, मंत्री बिहार सरकार संतोष सुमन, प्रदेश अध्यक्ष जदयू उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा राजू तिवारी और भी कई सारे मंत्रीगण और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा विभाग की स्पेशल टीम ने 38 जिलों के स्कूल की गुप्त रूप से जांच करके ACS सिद्धार्थ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जहां सौंपी गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान बिहार के करीब 60% स्कूलों की स्थिति पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं मिली। SIT की टीम नवंबर माह से 38 जिलों में घूम करके स्कूलों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार 60% स्कूलों की स्थिति दयनीय थी। शिक्षकों की पढ़ाई में रुचि न लेना, स्कूलों में साफ सफाई और फिर अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अधिकतर स्कूलों में साफ सफाई, बेंच, डेस्क, कॉपी किताब सहित अन्य व्यवस्था भी खराब मिली है। जानकारी के अनुसार स्थानीय स्तर पर अधिकारियों और फिर कर्मचारियों की इस जांच टीमों ने स्कूलों का निरीक्षण स्थानीय स्तर पर निरीक्षण किया है और फिर अपर मुख्य सचिव के फोन आने से पहले ही स्कूलों की व्यवस्था को लेकर के अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप चुकी है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और फिर आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के रस्साकसी शुरू हो गई है। कांग्रेस 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जब पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है, कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वे बूथ स्तर पर भी मजबूत है। यह बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शहनवाज आलम के तेवर तल्ख हैं। उनका कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव के फटे नोट नहीं चलाएगी। सीटों के बंटवारे का आधार लोकसभा चुनाव होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजों से उत्साहित कांग्रेस अब बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन का दावा कर रही है। जब यह कांग्रेस अब महागठबंधन में एक कमजोर सहयोगी के रूप में नहीं बल्कि एक मजबूत दावेदारी के रूप में देखी जा रही है। यह पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आरजेडी को यह कहने का मौका न मिले कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई भी संगठन नहीं है। इसलिए कांग्रेस अपने संगठन को खास करके सेवा दल को मजबूत करने पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। यह चुनाव प्रभारी खुद जिलों का दौरा कर रहे हैं। जब पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और फिर 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के पास होने को बेकार बताया है। उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग एक फेज में उपचुनाव तो करा नहीं सकता और एक दिन एक फेज में देश भर में चुनाव कराने की बात करता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी चुनाव में होने वाले खर्च की चिंता कर रहे हैं। वो पहले देश को ये बताएं कि बीते 11 वर्षों में उन्होंने विज्ञापन पर कितना खर्च किया है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से विज्ञापन की सरकार है, सिर्फ कागजों पर ही काम हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी की सरकार बिहार के लोगों के वोट से चल रही है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में उन्हें परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश को मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। वो गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या पर कुछ नहीं बोलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार में जबरदस्त बाढ़ आई थी। वो ये बताएं कि बाढ़ से राहत के लिए कितनी राशि दी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होने वाली यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी मुख्यमंत्री भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनके 15 दिनों की यात्रा पर भी 2025 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं पर
माई बहन योजना से राज्य की हर महिला को 2500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए पैसा कहां से आने वाले की बात पर तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है, जुबान मगर कच्ची नहीं है। यह साइंटिफिक तरीके से हर एंगल पर अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहते हैं। दोस्तों, बिहार की एक महिला जिनका नाम सानिया है, वह तलाक लेकर के साइबर सरगना बन गई। जिसके बाद क्या था, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के गोपालगंज में एक महिला साइबर ठग की गिरफ्तारी हुई है, जो कि पुणे में 4 करोड़ रुपए के साइबर ठगी की आरोपित है। यह साइबर फ्रॉड महिला सानिया उर्फ गुड़िया उर्फ सोफिया सिद्दीकी को महाराष्ट्र पुलिस ने रविवार को गोपालगंज से गिरफ्तार किया है। इस महिला ठग के अपराध की दुनिया में एंट्री की कहानी भी उतनी ही हैरान कर देने वाली है। ये महिला इतनी शातिर है कि पुलिस कस्टडी से ये ट्रेन से भाग गई थी। हथकड़ी सरकार करके ये पिछली बार ट्रेन से फरार हुई थी, तो फिर आधा दर्जन पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए थे। जब महाराष्ट्र पुलिस ने गोपालगंज के थावे थाने की पुलिस के सहयोग से लोहारपट्टी गांव से महिला साइबर ठग को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तार सोफिया उर्फ सानिया को पुलिस ने पिछली बार फरवरी 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद से उसके घर से गिरफ्तार किया था। लेकिन पुणे जाने के दौरान सानिया दुरंतो एक्सप्रेस से ट्रेन पुलिस को चकमा देकर के ट्रेन से कूद करके फरार हो गई थी। इस घटना में महिला सिपाही समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। जब पुलिस के अनुसार साइबर ठग सानिया की शादी सिवान की नुरुहाता में हुई थी, लेकिन पति से तलाक लेकर के वह साइबर ठगी के धंधे में लग गई। जब वह कभी हरियाणा तो कभी गोपालगंज के लोहारपट्टी में आकर के शरण लेती थी। जब पुलिस अब सानिया के गिरोह में शामिल अन्य साइबर ठगों की तलाश कर रही है। आपको बता दूं कि पुणे में इस महिला के खिलाफ 4 करोड़ की साइबर ठगी का मामला दर्ज है। एक कंपनी के बैंक अकाउंट से 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके ये फरार हो गई थी। दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को संसद भवन पहुंची, लेकिन कल उनकी संसद पहुंचना चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि वे अपने साथ जो बैग लेकर के आई उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसे लेकर के ये माना जा रहा है कि वे सांकेतिक तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी इस पर आपत्ति जताई है। यह कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से भी बड़ी आपदा बताया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र के अंत में कांग्रेस के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस संसद सत्र के अंत में कांग्रेस में उन सभी लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखें जो लंबे समय से ये मानते आ रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही अब समाधान है और उन्हें पहले ही राजनीति में आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी से भी बड़ी आपदा है जो सोचते हैं कि संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में थैला लेकर के अपना पितृसत्ता से लड़ना है। ये सही है। मुसलमानों को सांप्रदायिक गुणों का संकेत देने वाले घोर सांप्रदायिक गुण को अब पितृसत्ता के खिलाफ रुख का जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई गलती ना करे, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उपचुनाव में मिली करारी हार से हतोत्साहित होने के बजाय दोगुने जोश के साथ अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इस हार से उनकी पार्टी के कुछ दिग्गज नेता हिले हुए हैं, जब वे अभी से भागने का रास्ता यानी कि बहाना ढूंढने लगे हैं। आज जनसुराज की स्टेट कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रसाद यादव और फिर रामबली सिंह नहीं पहुंचे। मुनाजिर हसन तो देर से पहुंचे, लेकिन अपने उपेक्षा से भड़क गए। उन्होंने स्टेट कोर कमेटी से अपने आप को अलग कर लेने का ऐलान कर दिया। यानी कि अब कहा जाए तो जनसुराज में भगदड़ मच गई है। या जनसुराज से लोग खफा हो रहे हैं। जब उन्होंने आईपैक पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके अनुसार आईपैक नेताओं को भाव नहीं देता, खुद फ्रंट फुट पर खेलना चाहता है और फिर बड़े नेताओं को हाशिए पर खड़ा कर देता है। मुनाजिर हसन ने कोर कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 150 लोगों की कोर कमेटी बनाने का मतलब नहीं, किसी भी पार्टी की कोर कमेटी में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग हो सकते हैं। उन्होंने कोर कमेटी की सूची में वरिष्ठ नेताओं का नाम नीचे रखने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। हमारे देश में प्रधानमंत्री हिंदू, ज्यादातर सीएम हिंदू, 11 साल से आखिर उन्होंने किया क्या जो अब हिंदू सेफ नहीं है? ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जम करके तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब पीएम हिंदू है, ज्यादातर राज्यों में सीएम हिंदू है, तो भी अगर देश में हिंदू सेफ नहीं है तो फिर मोदी सरकार ने 11 साल में क्या किया है? तेजस्वी यादव ने इसके अलावा महंगाई
महंगाई और रोजगार पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने 11 साल में क्या किया। इस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि पीएम मोदी का नारा है कि एक है तो सेफ है। जब माई बाप समीकरण की बात की जाती है और अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, जबकि पीएम कहते हैं कि जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है, हिंदू एक हो जाओ। इस सवाल के जवाब में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप बताएं कि देश सुरक्षित है या नहीं। वह सब बातें खास तौर से अल्पसंख्यकों को देख करके सांप्रदायिकरण के लिए ये सब बातें कही गई है। आप बताइए कि तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है, कौन से धर्म के हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के प्रमुख कौन से धर्म के हैं, आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के हैं। एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दे तो फिर अन्य जगहों से मुख्यमंत्री या राज्यपाल कौन से धर्म के हैं, फिर भी हमारे देश हम या फिर हिंदू सेफ नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बोल रहे हैं तो फिर आपने क्या है, 11 साल में क्या किया है आप। अब जब अचानक आपको लोगों को ये बताना चाहिए था कि हमने देश की तरक्की के लिए क्या काम किया है, तो फिर आज डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर बात होनी चाहिए। जब मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दी है ये बताओ। ये नहीं सुनना है कि कितने लोगों को राशन दिया है। दोस्तों, ठंड के मौसम में इंसान जैकेट पहनते हैं, ठंड को भगाने के लिए स्वेटर पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ठंड के मौसम में भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाने लग गए हैं। मामला है बिहार से। यहाँ पर ठंड बढ़ी तो देवी देवताओं को भी कंबल और शॉल उड़ाए गए। आपको बता दो कि पहाड़ों से आने वाली सर्द बर्फीली हवाओं का कहर लगातार जारी है। लगातार 5वें दिन न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। सर्द हवाओं के चलने से देर सुबह तक लोगों को अधिक ठंड का अनुमान होता रहा है। दोपहर में धूप निकलने से कुछ गर्माहट का एहसास हुआ, लेकिन 3 बजने के साथ ही फिर से कनकनी बढ़ जाने लगती है, जिसके बाद लोग शाम को घरों में दुपकने को विवश हो जाते हैं। भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए श्रद्धालुओं ने कंबल शॉल तक उड़ा दिया है। दोस्तों, पिछले साल खुद को महिषासुर का वंशज बता करके चर्चा में आए डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से मंदिर को लेकर के विवादित बयान दिया है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड तथा मूर्खता की ओर ले जाता है। दरअसल डेहरी के देवरिया गांव में स्थित तकनीकी विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज समाज में 2 रास्ते हैं, जहाँ लोग बच्चे को मंदिर में भेजें या फिर स्कूल में, क्योंकि मंदिर अंधविश्वास, पाखंड और फिर मूर्खता को बढ़ावा देने का काम करती है, जबकि स्कूल हमें तर्कपूर्ण ज्ञान, वैज्ञानिकता और फिर जीवन में बदलाव की ओर ले जाता है। हमें अब चुनना है कि हमें अपने बच्चों को कहां भेजने की आवश्यकता है। आरजेडी विधायक यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि सावित्रीबाई फुले का कहना है और उन्हीं की कही बातों को वे पब्लिक के बीच रख रहे हैं।